अब बताते हैं कि संपीड्यता का अभिप्राय क्या होता है। संपीड्यता का अभिप्राय दाब लगाकर आयतन को कम करना। दाब लगाकर आयतन को कम करना। जैसे कि एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है। तो एलपीजी गैस कैसे आती है उस सिलेंडर में? हम क्या करते हैं कि उस गैस के ऊपर दाब लगाते हैं, उसके आयतन को कम करते हैं और फिर उसे सिलेंडर में भर देते हैं। सिलेंडर भर जाता है उससे। तो एलपीजी गैस में भी दाब लगाकर जो आयतन को कम किया जाता है वो संपीड्यता के कारण ही होता है। और एग्जाम्पल है गैस, जैसे गैसीय अवस्था। अब आगे क्या लिखा है? ठोस अत्यधिक कम संपीड्य होते हैं। ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, बहुत कम होता है रिक्त स्थान, ना के बराबर होता है, जिसके कारण उसके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि अगर उनके ऊपर दाब लगाया जाता है तो वो टूट भी जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों में जो संपीड्यता पाई जाती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी तुलना में द्रव को लें तो द्रव जो है वो कम संपीड्य होते हैं। क्यों? हम कह सकते हैं कि द्रव कम संपीड्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ठोस के अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। अतः जो द्रव हैं वो कम संपीड्य होते हैं। लेकिन गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। अतः दाब में वृद्धि करके गैसों के अणुओं को समीप लाया जा सकता है। इस कारण गैस अत्यधिक संपीड्य होते। कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस, द्रव और गैस अगर तीन अवस्थाएं हैं तो ठोस में अणु जो होते हैं, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है। इसलिए उनमें संपीड्यता की जो गुण पाया जाता है वो लगभग ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। दूसरा है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या है कि द्रव अवस्था में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, जिसके कारण अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कम होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए जब उसके ऊपर द्रवों के ऊपर दाब लगाया जाता है तो उनका आयतन परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जब गैस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान है वो बहुत अधिक होता है। इसे जब उनको दबाया जाता है गैस को तो दब जाते हैं और उनका आयतन भी कम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ठोस में कम संपीड्य होते हैं, बहुत ही कम संपीड्य होते हैं। द्रव मध्यम होते हैं, जबकि गैस जो होती है वो अत्यधिक संपीड्य होती है। अब है आगे द्रव्य या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अब चित्र के अनुसार भी सिखाया जा सकता है। यहाँ एक ठोस लिया तो ठोस को क्या है, ठोस को टेम्परेचर दिया तो वो द्रव अवस्था में बदल गया। यानी ठोस को गलन किया ठोस का तो द्रव अवस्था में बदल गया, और द्रव को जब जमने दिया तब वो ठोस में बदल गया। इसी प्रकार द्रव से गैस बनती है, जब उसको तापमान दिया जाता है तो वाष्पन होता है तो गैस बन जाती है। गैस को जब इकट्ठा करके ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब उसका संघनन किया जाता है, संघनन जब किया जाता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है, कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब गैस ठोस में परिवर्तित होता है तो इसे दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम चित्र के अनुसार हम समझ गए कि ठोस से द्रव कैसे बनता है, द्रव से गैस कैसे बनती है और गैस से द्रव कैसे बनता है। ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बन जाता है, द्रव को गर्म करते हैं गैस बन जाता है, गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है, द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठोस पदार्थ को जब तापमान दिया जाता है, गर्म किया जाता है तो वो द्रव में नहीं बदलता, वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जब गैस को ठंडा किया जाता है, दृढ़ीकरण किया जाता है गैस का, तो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव वाली अवस्था आती ही नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलना इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रकार के ठोस होते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वपातज ठोस कहते हैं। तो चित्र से कई बातें क्लियर हो गई। अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि ताप तथा दाब के प्रभाव के कारण, यानी अत्यधिक ताप भी हो या अत्यधिक दाब लगाया जाए तो द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इस प्रक्रिया को द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब आगे आता है हिमीकरण एवं हिमांक।
हिमीकरण एवं हिमांक। तो क्या है इसमें कि जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो उसके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। ठीक है, द्रव का ताप घटाया जाता है, कहने का मतलब ये है कि द्रव को जब ठंडा करने किया जाता है, ताप कम कर दिया जाता है, तो उसको उसके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होने लगती है। और लेकिन अब जब ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी। तो द्रव का ताप जब घटाया जाता है तो उसके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा कम होने लगती है तथा निश्चित ताप पर क्या होता है या इसके नीचे उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होने लगता है और वो द्रव जो है ठोस में परिवर्तित होने लगता है। अतः द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है वह निश्चित ताप हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हैं। हिमीकरण एवं हिमांक यानी कि हमने द्रव लिया, द्रव के ताप को हमने क्या किया, कम किया। द्रव लिया, उसके टेम्परेचर को हमने कम किया। जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे तो उनके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा होती है वो भी कम होती जाती है, और जब गतिज ऊर्जा कम होती है तो उसके मध्य जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, और जब आकर्षण बल बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो ठोस जो है वो ठोस बनने लगता है, यानी द्रव अवस्था से वो ठोस ही अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ठोस इसीलिए तो कहा जाता है कि ठोस जो होता है वो सॉलिड कहते हैं उसे, क्यों, क्योंकि उसके जो कण होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा आकर्षण बल होता है कि उन्हें बाह्य बल लगाकर ही अलग किया जा सकता है। वो टूट जाते हैं, लेकिन टूट जाते हैं वो बाह्य बल लगाकर। ठीक है, तो द्रव, अब क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जब द्रव को ठंडा किया जाता है, उसका ताप कम करने लगते हैं हम, तो क्या होता है, उसके बीच में जो अणुओं के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे करके द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने को हिमीकरण कहते हैं, और वो निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर जो ठोस है जिस टेम्परेचर पर जो द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अवस्था में उस ताप को, उस प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उस ताप को उसका हिमांक, द्रव का हिमांक कहते हैं, जब द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं, तीसरा है क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन। तो द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। द्रव को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ेगा ही, और निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। यानी कि हम इतना समझते हैं, पहले हमने द्रव लिया और द्रव को अभी हमने गर्म करने शुरू कर दिया, तो द्रव को जब गर्म करने शुरू कर दिया तो उसके ताप में वृद्धि हो गई। जब ताप में वृद्धि हो गई निरंतर गर्म करते रहने पर, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका ताप स्थिर रह जाता है, ताप स्थिर रहता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो उस स्थिर ताप पर द्रव के अंदर वाष्प के बुलबुले उठने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर यह प्रक्रिया होती है उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे, क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन। तो क्वथन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये समझते हैं कि द्रव को हमने गर्म किया, हम द्रव लिया, द्रव को हमने हीट देना शुरू किया, तो क्या होता है, जैसे जैसे हीट देते जाते हैं द्रव का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब हम एक स्थिति ऐसी आती है कि हम द्रव को टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं उसका, लेकिन जो द्रव है उसका टेम्परेचर जब हम चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसका ताप स्थिर रहता है। वो किस लिए स्थिर रहता है, वो इसलिए स्थिर रहता है कि द्रव के भीतर जो अणु होते हैं वो इतनी ज़्यादा अत्यधिक गतिज ऊर्जा में इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो जाती है उनमें कि उनमें वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। तो इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब आगे क्या है, आगे है वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं, तो वाष्पन की डेफिनेशन है कि इसी ताप पर जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तो वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है वाष्पन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने गर्म करना शुरू किया द्रव को, और जब द्रव के ताप में वृद्धि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो दिया गया जो टेम्परेचर है, दिया गया जो ताप है, वो द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले बनाने लगता है, जिस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है
निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। फिर उस ताप पर द्रव, उस निश्चित ताप पर उसके क्वथनांक पर जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस प्रक्रिया को निश्चित ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। वाष्प दाब जो है वेपर प्रेशर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप तो ये हो गया वायुमंडलीय, निश्चित ताप तो ये हो गया जिस पे क्वथनांक हुआ, और दाब हो गया वायुमंडलीय दाब। तो निश्चित ताप मतलब निश्चित क्वथनांक पर और निश्चित वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर समझाते हैं। तो क्या है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा? क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव के ताप में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण ऊष्मा द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने में व्यय हो जाती है। संपूर्ण द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने पर ताप जो है वो पुनः बढ़ने लगता है। अतः 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अभी बताया था हमने ऊपर भी, अब इसमें भी ये बात आ रही है कि क्वथनांक पर, जिस टेम्परेचर पर वो उबलने लगा द्रव, तो उसके उस क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव के टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो हम जो संपूर्ण ऊष्मा द्रव को दे रहे हैं वो वाष्प को उसे वाष्प में बदलने के लिए ही व्यय हो जाती है। यानी द्रव का क्वथनांक हुआ, द्रव को गर्म करते रहे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा। लेकिन जब और टेम्परेचर हमने उसको दिया तो क्या हुआ? उसके तापमान में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि जो संपूर्ण ऊष्मा दी गई उसको, वो द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने में लग गई। ठीक है, तो संपूर्ण द्रव के वाष्प में परिवर्तित, जब सारा द्रव जो है संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से ताप दोबारा से बढ़ने लगता है। अतः 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था कब आती है? ठोस अवस्था को हीट दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह ठोस अवस्था। द्रव अवस्था को फिर से टेम्परेचर दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब गैसीय अवस्था को ठंडा किया जाता है, गैसीय अवस्था में जब शीतलता लाई जाती है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था जो है उसमें शीतलता लाई जाती है तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। तो कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने समझाया था। और ठंडा करने पे क्या होता है? वो फिर से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर, एग्जाम्पल हो गया ऊर्ध्वपातज का, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं इसे? NH4Cl, ठोस आयोडीन यानी I2 और नेफ्थलीन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो दोबारा से समझते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब कुछ ठोस ऐसे होते हैं, यहाँ समझते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करते हैं तो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे, वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और गैस का दृढ़ीकरण किया जाता है वो फिर से ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ठोस जिन्हें गर्म करने पर सीधे वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएं तो इन ठोसों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बताया था? कपूर था, अमोनियम क्लोराइड था, ठोस आयोडीन थी और नेफ्थलीन इत्यादि थी। ठीक है।